क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को जुडिशियल वर्क में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या कम करना चाहिए? नमस्कार, मैं संजय कुमार रांची झारखंड से बोल रहा हूं। आज इसी विषय पर हम अपनी बात कहने का प्रयास करेंगे। ऐसा कहने की जरूरत मुझे क्यों पड़ गई? ऐसा इसलिए पड़ गया कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई माननीय न्यायाधीश या किसी हाई कोर्ट के खास करके मुख्य न्यायाधीश सरकारी किसी भी विभाग के संबंध में यदि उन्हें किसी वकील साहब के द्वारा कोई आवेदन दिया जाता है या याचिका दायर किया जाता है या न्यूज़पेपर में वैसा कोई संबंधित न्यूज़ छपता है तो उस पर संज्ञान लेते हुए वो पीआईएल चलाते हैं, पीआईएल की सुनवाई करते हैं और उस संबंधित विभाग या सरकार को उनको जो उचित लगता है निर्देश या डायरेक्शन या ऑर्डर देते हैं और उसका अनुपालन सुनिश्चित भी कराते हैं। जिस तरह से न्यायाधीशों का जुरिडिक्शन है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका अधिकार है, उनका जुरिडिक्शन है कि वह स्वतः संज्ञान लेके पीआईएल चलाएं और किसी भी सरकारी विभाग को निर्देश दें और उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराएं। उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि न्यायाधीशों को भी ज्ञान की जरूरत है और जिस तरह से उन लोग सीओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं, उसी तरह से मैं सीओ मोटो लेसन उन न्यायाधीशों को देने का प्रयास करता हूं और दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्हें जरूरत है। जिस तरह से न्यायाधीशों को लगता है कि सरकारी विभाग को उनके आदेश की जरूरत है, भले सरकारी विभाग के द्वारा उस तरह का आदेश मांगा नहीं गया हो, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें जरूरत है इसलिए वो देते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है कि न्यायाधीशों को भी ज्ञान की जरूरत है, इसलिए मैं उन्हें सीओ मोटो लेसन या सीओ मोटो स्वतः संज्ञान का पाठ उन्हें देने का प्रयास करता हूं और देता हूं। पहले भी इस तरह से मैंने कुछ वीडियो अपलोड किया हुआ है जो यूट्यूब में लाइव है। जो देखना चाहते हैं पुराने वीडियो, उस चैनल में जाके देख सकते हैं। चैनल का नाम डॉक्टर संजय कुमार रांची फॉर जुडिशियल रिफॉर्म करके है। अब मैं आता हूं विषय पे। सामान्यतः किसी भी संस्थान में, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, जो इस तरह के संस्थान होते हैं, वह संस्थान के जो प्रमुख हैं, डायरेक्टर या वाइस चांसलर या उसी क्षेत्र के विशिष्ट अनुभवी व्यक्ति होते हैं। एक तरह से कहें कि सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, जो खास करके ये प्रोफेसर का जिनको लंबा अनुभव होता है, वही वाइस चांसलर या डायरेक्टर या डीन वगैरह बनते हैं। जब वह इस पद पर आ जाते हैं, जो पूर्णतः प्रशासनिक पद है, लेकिन उसमें योग्यता वही है कि उसके लिए एलिजिबल वही कैंडिडेट होंगे जिनको पहले से शैक्षणिक अनुभव होगा, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे और शैक्षणिक भी अनुभव होगा, वही डीन या डायरेक्टर या वाइस चांसलर बनेंगे। लेकिन जैसे ही वह पद को स्वीकार करते हैं, उस पद पर बैठते हैं और काम करना शुरू करते हैं, तो वह शैक्षणिक कार्य कम कर देते हैं या स्वतः कम हो जाता है। काम के कारण से ये काम का वर्कलोड इतना होता है प्रशासनिक रूप में, जिसके कारण से उनको शैक्षणिक काम करने के लिए समय नहीं मिलता है और वो काफ़ी हद तक, यहाँ तक कहें कि 80-90% तक वो पुराना जो काम करते थे एज ए प्रोफेसर के रूप में, वो काम उनका छूट जाता है और वो छोड़ भी देते हैं, क्योंकि उस समय उनकी प्राथमिकता वो प्रशासनिक पद पे जिस पर बैठे हैं, उस पद के लिए जो कर्तव्य निर्वहन करना है, उस पे उनकी प्राथमिकता होती है और होना भी चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा महसूस होता है कि इस तरह का नैसर्गिक नियम न्यायालय में, खास करके उच्च न्यायालय, हाई या उच्चतम न्यायालय, इवन जिला न्यायालय में भी इसका पालन नहीं होता है। कैसे? मैं साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं।
कि हाई कोर्ट के जितने जज हैं उसमें से जो सीनियर मोस्ट रहते हैं सामान्यतः वह चीफ जस्टिस के रूप में रहते हैं। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जो सीनियर मोस्ट है वो चीफ जस्टिस के पद पर रहते हैं। जब तक वो चीफ जस्टिस के पद पर नहीं थे तब तक एक जस्टिस के रूप में वो काम करते रहते हैं। लेकिन जब वो चीफ जस्टिस बन जाते हैं तो भी जैसे पहले वो बेंच में बैठते थे, चाहे वो सिंगल बेंच हो चाहे डिवीजन बेंच हो, जिस तरह से पहले बैठते थे वो चीफ जस्टिस बनने के बाद भी उसी तरह से चलाते रहते हैं। उनके नाम से कोर्ट रहता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं एक जनरली कोर्ट नंबर 1 का। तो उनका जो पहले से जुडिशियल वर्क था जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे उस समय से और चीफ जस्टिस बनने के बाद का जो जुडिशियल वर्क है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो ऑलमोस्ट 100% वर्क जो है पहले जैसे कर रहे थे वो आगे भी जुडिशियल वर्क करते ही रहते हैं। इसके अलावे उनका जो प्रशासनिक काम है वो भी जब जैसा समय मिलता है वैसा करते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जब जुडिशियल वर्क पहले जैसा कर ही रहे थे उसी तरह से चीफ जस्टिस बनने के बाद भी वो करते ही रहेंगे, तो समय सीमा तो उनके लिए भी वही है 24 घंटा, और जो कोर्ट का टाइम होता है वही टाइम है। वो चीफ जस्टिस के रूप में जो प्रशासनिक काम है, जो मुख्य काम है, वो उनको पीछे छूट जाता है। और प्रशासनिक काम के रूप में केवल जजों के अपॉइंटमेंट से संबंधित कॉलेजियम का काम करना ही नहीं बल्कि उनके अधीनस्थ जितने न्यायालय हैं उसका मॉनिटरिंग और सुपरविजन करना ये उनकी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा होता नहीं है। चीफ जस्टिस के बाद चीफ जस्टिस तो बन जाते हैं, बहुत खुशी खुशी पर स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन काम उनका वैसे ही चलते रहता है जैसे पहले वो जस्टिस के रूप में कर रहे थे। एक्स्ट्रा वर्क में थोड़ा बहुत कॉलेजियम का काम हो गया या कहीं भाषण देने का काम हो गया, वो कोई इनॉग्रेशन करने का काम हो गया, वो सब काम कर लेते हैं। लेकिन मेन काम जो है एक चीफ होने के नाते कि उनके अधीनस्थ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या जिला न्यायालय में जो एक सुपरविजन और मॉनिटरिंग करना चाहिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ, वह नहीं करते, जिसके कारण से क्या होता है, काफी हद तक अनियमितता रहती है, कोई मॉनिटरिंग ज्यादा नहीं हो पाता है और सब अपने अपने तरीके से काम करते रहते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए मेरा सजेशन के रूप में मेरा सुझाव है, मैं निर्देश ऑर्डर तो नहीं दे सकता हूं जज साहब लोग को, लेकिन मैं उनको एक सलाह जरूर देना चाहता हूं कि जो चीफ जस्टिस की पद को स्वीकार करते हैं उन्हें जुडिशियल वर्क को छोड़ देना चाहिए या बिल्कुल कम कर देना चाहिए, ताकि उससे जो समय बचेगा उसको वो प्रशासनिक रूप में जो उनकी भूमिका है या जो उनका कर्तव्य है उस पर वो ज्यादा समय दे सकेंगे। समय सबके लिए 24 घंटा बराबर है, कोर्ट का टाइम भी सबके लिए वही है, तो उसी टाइम में से जुडिशियल वर्क को थोड़ा पीछे छोड़ दें, ये दूसरे को करने दें। और भी जज रहते हैं, एक हाई कोर्ट में कई जज होते हैं, तो जुडिशियल वर्क अगर एक आदमी नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा आफत नहीं आ जाएगी। लेकिन एक आदमी अगर प्रशासनिक काम में अगर ज्यादा समय देंगे और ज्यादा डेडिकेशन दिखाएंगे तो आउटपुट जो इन रिजल्ट होगा पूरे जुडिशरी का, वो जो हो रहा है उससे मच बेटर होगा। अब उन्हें ये ईगो हर्ट होगा कि हम चीफ जस्टिस बन गए, हम कैसे नहीं केस की सुनवाई करेंगे। सुनवाई करनी चाहिए, बहुत रेयर केस में करना चाहिए, खास करके जो असाइन्ड मैटर है। जितने भी कोई जज अगर कोई केस को सुनने से मना कर देते हैं किसी कारण से, तो वैसे केस की सुनवाई चीफ जस्टिस के द्वारा होनी चाहिए। कोई जज अगर किसी केस को रिफर कर देते हैं चीफ जस्टिस के पास, वैसे केस की सुनवाई चीफ जस्टिस को करनी चाहिए। कोई लार्जर बेंच का मैटर हो, उस केस को चीफ जस्टिस को प्रिसाइड करना चाहिए। इसके अलावे बाकी रूटीन वर्क जितना है ये दूसरे जजों को देना चाहिए और चीफ जस्टिस साहब को अपना टाइम बचाना चाहिए इस सब काम से, और उनको समय लगाना चाहिए बाकी जगह मॉनिटरिंग करने में, सुपरविजन करने में। समय समय पे जिला न्यायालय में विजिट करना चाहिए, सरप्राइज विजिट करना चाहिए, ताकि सभी को एक मन में या उनके सिस्टम में ऐसा लगेगा
कि अचानक से चीफ जस्टिस साहब कभी भी आ सकते हैं, तो सब अपने अपने ज़्यादा पंक्चुअलिटी होगी और ज़्यादा अपने तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। अभी अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी बात है, तो राजा ही अंधेर है, चौपट है तो नगरी में अंधेर ही होगी। वो अपना जुडिशियल वर्क में जैसे पहले कर रहे थे अभी भी कर ही रहे हैं। उनको टाइम नहीं है कि कहीं जाके इंस्पेक्शन करेंगे या दूसरे को कोर्ट को मॉनिटर करेंगे, कितना केस का लिस्टिंग हो रहा है, कैसे लिस्टिंग हो रहा है, कौन सा केस पेंडिंग है, कितने साल से पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, ये सारे चीज को मॉनिटरिंग करने का जो मेन काम चीफ जस्टिस का है वो काम वो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जुडिशियल वर्क छोड़ते ही उसके माया मुंह से निकल ही नहीं पाते। तो जब आपको जुडिशियल वर्क ही करना है तो आपको चीफ जस्टिस का पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आप चीफ जस्टिस का पद स्वीकार करते हैं तो फिर आपको जुडिशियल वर्क को सेक्रीफाइस करना चाहिए। ऐसे भी चीफ जस्टिस टर्मिनल पोस्ट टाइप का होता है, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम में या तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं या तो रिटायर ही हो जाते हैं। तो जज के रूप में आपको पहले ही 10-15 साल काम करने का मौका मिल ही गया, तो लास्ट का जो 2-3 साल बचा हुआ है उसको कम से कम प्रशासनिक रूप से काम करिए और अपने अधीनस्थ जितने भी हैं उसको सुपरवाइज और मॉनिटर कीजिए, समय समय पर सडन इंस्पेक्शन कीजिए, कहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों किसी जिला में या किसी कोर्ट में उसके केस की इंडिविजुअल कोर्ट की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। लेकिन यदि नैतिकता में खोट हो, निष्पक्षता में खोट हो, तो मेरा इस तरह का सलाह उनको नागवार गुजरेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो हमको यहां तक कह सकते हैं कि कहां से पागल आ गया। ठीक है, आप कह लीजिए पागल, आपकी नजर में पागल हम हो सकते हैं, हमारी नजर में पागल आप हो सकते हैं। ये समय की बात है, बात अभी हम अपनी बात कह रहे हैं, ऑनलाइन रहेगा, हो सकता है अभी तुरंत बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, 2-4 साल 10 साल के बाद समझ में आएगा। मैं अपनी बात कह रहा हूं और बहुत होश हवास से कह रहा हूं, और मैं वैसे एरिया में वेंचर कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं जो सामान्यतः दूसरे लोग कोई नहीं कर पाते हैं। ना तो कोई सरकारी ऑफिसर, ना कोई कोई नेता, ना कोई वकील, ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता, ना कोई जनता, जो दूसरा कोई काम नहीं कर पाता है या कर सकता है, हम वही काम करना चाहते हैं और वही करते हैं। सामान्य काम, आसान काम हम दूसरे के लिए छोड़ ही देते हैं। हम डिफिकल्ट वर्क पे ही ज्यादा अपना ध्यान देते हैं और अपना समय लगाते हैं। और अभी के समय में जुडिशियल रिफॉर्म के लिए न्यायाधीशों को ज्ञान का पाठ पढ़ाना जरूरी है, और यह ज्ञान का पाठ उन्हें अंदर के लोगों से नहीं मिल सकता। कोई वकील में हिम्मत नहीं है कि किसी न्यायाधीश को ज्ञान का पाठ पढ़ावे, कोई नेता में या सरकारी ऑफिसर में हिम्मत नहीं है कि न्यायाधीश को ज्ञान का पाठ पढ़ावे, लेकिन कुछ लोग हैं जो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सकारात्मक ढंग से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे, उन्हें मेरी बात अच्छी लगेगी, और जो नकारात्मक ढंग से सोचेंगे, समझेंगे, या जिनके मन में दुर्भावना है, उनको मेरी बातें बहुत अच्छी नहीं लगेगी। धन्यवाद।